अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशारीज रिव्यू। आज मैं बहुत खुश हूँ और आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। किस बात की? इस बात की कि पैमरा ने आखिर ख्याल कर ही लिया और आप सबकी की हुई कंप्लेंट्स जो हैं उसकी नतीजे की वजह से पैमरा ने जो है वो कुछ ड्रामों पे पाबंदी लगा दी। उसमें जो इश्किया जो चल चुका था उसकी रिपीट टेलीकास्ट पे पाबंदी लगा दी गई कि आज के बाद वो टीवी पे रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा, नहीं चलेगा। और उसके साथ जो है सदके प्यार के सदके जो है उस पर भी पाबंदी जो है वो लगा दी गई। ये दोनों वही ड्रामे थे जिनमें यही दिखाया जा रहा था कि करीबी रिश्ते जो हैं वो एक दूसरे से मोहब्बत में मुब्तला हैं। ससुर जो है वो बहू के पीछे पड़ा हुआ हाथ धो के इद्दत के दौरान ही जो है वो शादी का जो है वो अंदिया दिया जा रहा है और प्रपोज़ल किया जा रहा है और मंगनी की जा रही है। और उसके बाद जो है इश्किया जिसमें आपने देखा कि वो एक बहनोई जो अपनी साली के पीछे पड़ा हुआ हाथ धो के और जलन जो चल रहा था जिसकी आज आखिरी हुई उसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ, उस पे भी पाबंदी लगा दी गई क्योंकि जलन में भी यही दिखाया जा रहा था कि बहन जो है वो बहन के घर को तबाह कर रही है और अपने बहनोई के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है और उसका बहनोई भी फुल बगारत जो है वो हुआ है और अपनी साली जो है उसके साथ बगैरती का फुल माहौल जो उसने चला रखा है और बेटी जो है इतनी मूज़ और घटिया और बेहुदा है कि उसके लिए लफ्ज़ जो हैं वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो मेरे दिल में कभी कभी आते हैं क्योंकि वो ऐसे अल्फाज हैं कि कोई भी महज़्ज़ब इंसान जो है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहेगा। वो उसने अपने माँ बाप के नाक में दम किया हुआ था, लेकिन पैमरा को आखिर ख्याल आ गया। ये जो चीज़ें हमारे ड्रामों में आजकल दिखाई जा रही हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ये हमारे माशरे को एक ऐसी तरफ लेके जा रही हैं जो हमारे माशरे को बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद कर देगा। क्योंकि लोग ड्रामों से ही सीखते हैं। लोगों को लगता है अगर ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या हुआ हो तो ड्रामों में इतना बार बार उसको दिखाया जाता है, लगता है कि हमारे माशरे में यही कुछ हो रहा है। और बाहर से देखने वाला कोई भी इंसान यही सोचेगा कि पाकिस्तानी माशरा इतना ही घटिया और बेहुदा है जहाँ पर बहन बहन की दुश्मन है, ससुर जो है वो बहू के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, भाभी जो है देवर से शादी करना चाहती है और बहनोई जो है वो साली से शादी करना चाहता है। थैंक गॉड पैमरा को ख्याल आया और पैमरा ने जो है ये 3 ड्रामे जो हैं वो बैन कर दिए। जलन जो है उसको मैं थोड़ा सा मिस करूँगा क्योंकि बावजूद ये घटिया कॉन्सेप्ट के उसका जो है स्क्रिप्ट जो है वो अच्छा था, उसने बांध के रखा हुआ था हम लोगों को और मिनाल खान जो है वो फुल कामयाब थी कि हम उससे नफ़रत कर रहे थे। लेकिन पैमरा का ये जो उन्होंने ये फ़ैसला किया है मैं उसके लिए ताली बजाऊंगा। और एक चीज़ जो है हम सबको ये सीखनी चाहिए कि हम माशरे में तब्दीली ला सकते हैं। जो हम बैठे बैठे ये सोचते रहते हैं कि यार हमारे कहने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये बिल्कुल गलत है। हम कोशिश करेंगे तो हम तब्दीली जो है वो ला सकते हैं। और ये वही चीज़ है जो बचपन में हमने किताब में पढ़ा था, बारिश का पहला कतरा। हम सब जो हैं वो बारिश का पहला कतरा बने हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारे ड्रामे को बर्बाद और तबाह करने की साजिश चल रही थी वो नाकाम हो जाएगी और हो गई है। और अच्छे ड्रामे जिनकी वजह से पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो दुनिया भर में अप्रिशिएट की जाती थी वो बनेंगे और इंशाल्लाह जो हैं वो चलेंगे। क्योंकि हमारे ये जो अनडाइजेस्ट राइटर्स जो हैं जिनको हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे ये भी मजबूर हो जाएंगी कुछ अच्छा लिखने पे। तो अगर आप लोग जो हैं पैमरा को किसी भी प्रोग्राम के बारे में रिपोर्ट करना चाहते हैं तो ट्विटर पे रिपोर्ट पैमरा जो है उस पे उनको फॉलो कीजिए, अपनी शिकायत जो हैं वो उनको दर्ज करवाइए। यकीन कीजिए वो नोटिस लेते हैं और वो नोटिस लेंगे। चलें जी, अब हम बात करते हैं जलन की, वीकली रिव्यू करते हैं। इसकी आखिरी किस्त हमने जो देखी ये आखिरी ही साबित होगी। उसमें हमने ये देखा कि निशा जो है वो एक ऐसी हद तक पहुंच चुकी है कि जहां आपको समझ नहीं आती आप अपने बच्चे के साथ क्या करें। वो घर से जो है वो भाग जाती है क्योंकि उसके वालिदैन उसकी शादी करवा रहे थे, जो कि मेरी नज़र में गलत था, इस तरह नहीं करवानी चाहिए थी और गलत था उस दूल्हे बेचारे के लिए। इस लड़की के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं थी। तो जो मेरी नज़र में ये गलत था, उन्होंने जो है शादी करवाने की कोशिश की और वो घर से भागी और वो अपने बहनोई के घर जो है वो
पहुंच गई और उसका बहनोई जो उसने बगैरती के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ते हुए उसको साथ लिया और उसको अपने दूसरे घर में जो है वो ले गया और उसे कहा कि तुम यहाँ रहो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि मज़हब के भी कुछ तकाजे हैं। थैंक गॉड यार उसने ये चीज़ जो है तो कम से कम बोली, नहीं तो हमारे माशरे में तो हमारे ड्रामों में तो हर चीज़ यही दिखाई जा रही है, ये कल्चर की बात है, ये लोग क्या कहेंगे, मज़हब को तो लोग भूल ही गए हैं। और उसको वहाँ छोड़ के जो है वो अपने घर आ गया। जो मिशा का और निशा का वालिद है उसने एक बहुत बेहतरीन जो है वो बात की। मोहम्मद अहमद जो है वो यकीन कीजिए बहुत ही बेहतरीन अदाकार हैं, वो बिल्कुल नेचुरल अदाकार हैं और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उन्होंने एक बेहतरीन डायलॉग जो है वो बोला, उसने कहा कि जब अल्लाह की बनाई हुई सरहदों को अबूर किया जाता है तो इसका अंजाम यही होता है। यानी कि अल्लाह ताला ने हमें महरम नामहरम का कॉन्सेप्ट दे रखा है, हमें कहा है कि इन चीज़ों से परहेज़ करो तो तुम्हारे लिए भलाई है। जब हम चीज़ों को मलूज़े खातर नहीं रखते तो फिर यही कुछ होना था जो हो रहा है इस ड्रामे में। और उसके बाद हमने ये देखा कि लाहौर में जो अहमर है उसकी शादी हो गई अरीज के साथ और वो उसने भी फुल बगैरती का सबूत दिया है। मुझे वो जो है वो असफंद यार से ज़्यादा जलील लगा कि तुमने नकाह किया, तुमने कबूल किया है, तुम्हें मजबूरी थी, ठीक है, तुमने मजबूर होकर चाहे मतलब कि वो निकाह किया, तुम्हें तो करना ही नहीं चाहिए था। अगर तुमने कर लिया तो मर्द बनो, उसको उस लड़की को कबूल करो जो तुम्हारी इज्जत करती है, तुमसे प्यार करती है। और वो सुहाग रात पे उसको घर में छोड़ कर अपनी माँ की कब्र पे दुखड़े रो रहा है बिला वजह के, और वो सुबह आता है बेगैरत इंसान। मैं उसे बेगैरत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने हद कर दी कि रात भर जो दुल्हन उसके इंतज़ार में जागती रही उसको पकड़ा और कमरे से बाहर निकाल दिया। तो वो असमंद यार जो अपनी बीवी को धोखा दे रहा है और ये अहमर, ये दोनों ही घटिया मर्द हैं, ये दोनों ही घटिया मर्द की बेहतरीन जो है मिसालें हैं। उसके बाद इसके बावजूद कि ये सब कुछ हुआ, मिशा जो है वो कहती है असफंद यार ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, उनका कोई कसूर नहीं। यार ऐसी औरतें कहाँ हैं, कोई मुझे भी ऐसी औरत दिला दो, दिखा दो, ऐसी बीवियां कहाँ मिलती हैं यार, जन्नत से उतरी हुई लगती हैं कि इतनी ज़्यादा वफादार कि शौहर जो है उसने बगैरती और जलालत की हद कर दी, लेकिन फिर भी जो है ये उसके ऊपर मरे जा रही हैं। नादिया जमील जो हमारी बहुत बेहतरीन अदाकार है, उन्होंने इस चीज़ पे बहुत एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि ड्रामा में ये दिखाया जा रहा है कि शौहर जो है वो जलालत कर रहा है, बेहूदगी कर रहा है, मारपीट कर रहा है, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर औरत को जो है वो जलील कर रहा है, उसको अजियत पहुँचा रहा है, और बीवियाँ जो हैं वो फिर भी उस पर मरे जा रही हैं। तो ये चीज़ जो है पता नहीं ऐसी बीवियाँ कहाँ मिलती हैं भाई। और इसके साथ ये जो जलन है ये हमारे लिए हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, आखिरी किस्त आने से पहले ही जो है ये ख़त्म हो गया, बैन लग गया, एंड आई एम हैप्पी। अब बात करेंगे जो मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रामा है जिसकी मैंने पहले कभी बात नहीं की, सवात। सवात ऐसा बेहतरीन ड्रामा है जो आपको पीटीवी के ड्रामों की याद दिलाता है। यकीन कीजिए सब ही बहुत ही बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा जो है वो कर रहे हैं, चाहे वो सारा खान है जो मिराल बनी हुई है, उस्मान मुख्तार जो हैं वो ज़ाती तौर पे उनको इतना बेहतरीन अदाकार नहीं समझता, लेकिन यकीन कीजिए इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। उसके बाद जो हैं वो मारवा हुसैन, उर्वा या मारवा, दोनों बहनों के मुझे नाम भूल जाते हैं, आई थिंक मारवा हुसैन जो है उनकी बेहतरीन अदाकारी है। वो थोड़ी सी जो है ज़िंदगी गुलजार की कश्फ जो है उसकी तरह एक्टिंग कर रही हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन अदाकारी है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतरीन अदाकारी जो मैंने नोट किया है वो कर रहे हैं हसन, जो नए अदाकार हैं, आई डोंट नो जिनका नाम याद नहीं है, लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन अदाकारी जो है वो कर रहे हैं। और ये ड्रामा, इसकी सिनेमेटोग्राफी जो है वो यकीन कीजिए इतनी खूबसूरत है, सीन्स इतने खूबसूरत हैं, पोस्ट प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही खूबसूरत है कि आपको देखना जो है वो आपको जॉय लगता है, आपको खुशी होती है कि यार कितना अच्छा ड्रामा है, और आपको फ़ख्र महसूस होता है कि इतनी अच्छी प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान में ड्रामास पे हो रही है। इसकी कहानी जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, और डायरेक्शन, मेरा ख्याल है इसमें कोई भी मुझे जो है वो ड्रामा के लिहाज से कमी नज़र नहीं आती।
इस किस्म में हमने ये देखा कि हसन साहब जो हैं वो अपने दोस्त की बोंगे दोस्त की बातों में आकर अपनी बीवी से जो हैं वो उनका दिल जो है वो ख़राब हुआ है कि शायद वो भी दूसरी औरतें जो हैं जैसे उनके ऑफिस में वाक़या हुआ था उनकी तरह जो है वो उनको चीट कर रही होंगी, इसीलिए उनको तरक्की मिली है। उनकी जहानत की वजह से नहीं मिली, बल्कि उनको तरक्की, उसकी बीवी को तरक्की इसलिए मिली होगी कि उसका चक्कर चल रहा होगा शायद अपने बॉस के साथ। तो इसकी वजह से उसकी वो सालगिरह जो है वो भी भूल जाता है और कुछ अफसरदा जो है वो रहता है। और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। ड्रामा थोड़ा स्लो है लेकिन ये चीज़ जो है उसको ज़्यादा खींचा जो है वो जा रहा है। उधर मेराल जो है उसका शौहर जो डॉक्टर साहब हैं उस्मान मुख्तार, उसने झूठ बोला कि मैंने जो है वो जॉब छोड़ दी है, लेकिन उसने 1 महीने की जो है वो ली हुई है लीव, और ताकि वो इस दौरान जो है मामले को ठीक करे। लेकिन उसने अपनी बीवी से मेराल से झूठ बोला कि मैंने जॉब जो है वो छोड़ दी है और तुम्हारी खातिर ये मैंने छोड़ी है। और ये चीज़ उनके दरमियान जो है वो मेरा ख़्याल है और करवाहट जो है पैदा करेगी और उनका रिश्ता जो है वो और ख़राब करेगी। लेकिन ओवरऑल उसके बाद जो है वो मारवा के जो वालिद का किरदार मोहम्मद अहमद जो अदा कर रहे हैं वो बीमार हैं, उनको फेफड़ों का कैंसर हो गया हुआ है। उन्होंने ये बात जो है वो अपनी बेटी से छुपाई हुई है। और लेकिन एक और चीज़, सिमी राहिल साहिबा, आय यार, शी इज़ जस्ट फैबुलस। वो इतना अच्छा मिडिल क्लास माँ का रोल अदा कर रही हैं, वो बहुत ही अच्छी अदाकार हैं, बहुत ही अच्छी। लेकिन इसमें तो बहुत शी इज़ जस्ट अडोरेबल, और वो आपको बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती हैं, क्योंकि वही उनका दुपट्टा लेने का स्टाइल, उनका धीमे लहजे में बात करने का स्टाइल, उनका दुनिया की ऊंच नीच के बारे में बात करने का स्टाइल, बिल्कुल आपको लगता है जैसे आप अपनी अम्मी जान जो है उनको देख रहे हैं। तो मेरी नज़र में ये ड्रामा जो है वो बहुत ही बेहतरीन जा रहा है। सब लोग जो हैं वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है फिल्म बंद किया गया, लोकेशन बहुत अच्छी हैं, जो घर इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। मेरी तरफ से ये ड्रामा इन सब ड्रामे जितने भी चल रहे हैं उनमें से सबसे बेहतरीन है, इसके लिए थम्स अप है। और जितना दिल खट्टा किया हुआ है दूसरे ड्रामों में, यही चीज़ जो है, ये ड्रामा जब आप देखते हो आपका दिल खुश हो जाता है कि अभी भी पाकिस्तान में अच्छे ड्रामास जो हैं वो बन रहे हैं। और आपको वो पीटीवी का जो लेवल है, पीटीवी की जो अच्छी प्रोडक्शन या डायरेक्शन या स्क्रिप्ट राइटिंग जो आप मिस करते हैं, वो इस चीज़ को देख के आपका दिल जो है वो सुकून में आ जाता है कि हाँ यार, अभी भी कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। अगला ड्रामा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मोहब्बत तुझे अलविदा, मोस्ट छिछोरा ड्रामा ऑफ पाकिस्तान। यकीन कीजिए, और उसमें मोस्ट छिछोरी फैमिली है, उल्फत, उसका शायान, उसका जो मियाँ, और ये जो नई जो है शफक जो है वो आ गई हैं, मंशा पाशा, ये एक जो है और इजाफा है। इस किस्त में हमने ये देखा कि उनकी शादी हो गई, और शादी के बाद जो है वो एक जादुई बॉन्ड जो है वो शफक जो है वो उल्फत को देती है और कहती है ये बॉन्ड तुम्हारा निकल आएगा। ठीक है, बॉन्ड्स ऐसा होता है बॉन्ड्स के ज़माने में, दुनिया में, कि आप किसी बंदे का बॉन्ड निकल आया, आपने उसको कहते हो ठीक है आपका 10 करोड़ का बॉन्ड निकल आया, मैं आपको 11 करोड़ दूंगा, आप मुझे ये बॉन्ड दे दो और मैं लोगों को शो करूंगा ये मेरा बॉन्ड निकला है। इस तरह मैं अपनी ब्लैक मनी स्मगलर और जितने भी करप्ट लोग हैं वो अपनी ब्लैक मनी को वाइट किया करते थे और करते हैं अभी भी। लेकिन इसमें यह दिखाया गया कि बॉन्ड दिया है और उस सुबह उसकी कुरानंदाजी हुई है, उसी कुरानंदाजी में उसका नंबर निकला है। या तो फिर ये होता कि ये पुरानी कुरानंदाजी में निकला हुआ होता, इस चीज़ को क्लियर किया जाता, नहीं। काश ये राइटर ये जो डायरेक्टर हैं या मंशा पाशा हमें भी ऐसा बॉन्ड दे जाएं, हमें भी 10 करोड़ मिल जाएं भाई। पता नहीं जादुई बॉन्ड जो पता नहीं कहाँ से ले लिया इन्होंने। उसके बाद उल्फत जो है उन्होंने मोस्ट छिछोरी औरत होने का खिताब जो है वो हासिल कर लिया है। घर में स्पीकर लगाया जाता है, मोहल्ले की औरतें इकट्ठा होकर लाइन लगा के उससे सलाम कर रही हैं क्योंकि वो अमीर हो गई है। भाई 10 करोड़ अव्वल तो इतनी बड़ी रकम नहीं है, ठीक है, उसके लिए आप लाइन लगा कर जो है वो आप उसको सलाम कर रहे हो। और शी इज़ फुली कॉपिंग कर रही है श्रीदेवी की। यार हद होती है यार, हद होती है, कुछ तो शर्म की होती राइटर ने, डायरेक्टर ने ये सीन करते हुए, कुछ तो शर्म करो यार, तुम इतनी छोरेपन पे उतर है कि फुल कॉपी जो है कर रहे हो। और सोनिया हुसैन की वाह अदाकारी, ओवर एक्टिंग की मलका है, ग्लेसिंगर और क्वीन ऑफ ओवर एक्टिंग। उन्होंने ओवर के और अंदर से शायान जो है वो बोलते हैं ये बाहर क्या हो रहा है, और सुबह ऑफिस जाने का टाइम है, यानी कि 8-9 बज रहे हैं और सब कुछ कुर्सियां लगी हुई हैं, खाना पका हुआ है, यानी सारी रात वो काम होता रहा, तुझे बंदे, अल्लाह के बंदे तुझे पता ही नहीं है, इतना तुम मदहोशन नहीं बीवी के साथ। हाँ
तुझे पता ही नहीं कि घर में हो क्या रहा है। पूछता है ये क्या हो रहा है, और फिर और उल्फत जो है वो अपने लाउड स्पीकर पे और ये सब कुछ कर रही है और उसकी आवाज़ भी तुम्हें नहीं आई, तुम्हें उस वक्त आवाज़, और फिर मुझे कहता है, और वो कहता है मुझे तैयार करवाओ, मैंने ऑफिस जाना है। पहले कौन करवाता था, और तू ऑफिस पहन के क्या जाता है, वही शर्ट और वही जो है पैंट जो तुमने अभी पहनी हुई है, तुझे तैयार क्या करवाना है भाई। मुझे यकीन कीजिए इस ड्रामे को देखकर गुस्सा आता है, मेरा खून जलता है। इसीलिए कहता हूँ आप लोगों की खातिर मैं खून जलाता हूँ अपना, और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते। सब्सक्राइब करो ताकि आपको नंबर ऑफ सब्सक्राइब देख कर मेरा खून बढ़े, जो जिस ड्रामे को देख के जो मेरा खून जो है वो जल रहा है। तो ये ड्रामा ओवरऑल बहुत ही बेहुदा है, हद से ज़्यादा बेहुदा है। इवन कि इसने ज़बाइश को टक्कर देना शुरू कर दिया है बेहुदा और भोंडेपन में। तो इस काश 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 मेरा इस पर भी बैन लगा दे। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे तो हमने ये देखा और यकीन कीजिए बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता ये सोचने को, देखने को आगे क्या होता है, लेकिन आप लोगों की खातिर मैं देखता हूँ। और प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला ड्रामा जिसके बारे में मैं बात करूँगा वो है शराब। शराब की इस किस्त में हमने ये देखा कि हुरैन की जो है वो मंगनी हो गई। उसने अंगूठी जो है वो अपनी मंगनी की पहनी, अपनी मर्ज़ी से मंगनी की, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने बाथरूम में जाके वो अंगूठी फ्लैश में फेंक दी, और अंगूठी हीरे की लग रही थी। वाह महारानी की क्या बात है, अपनी मर्ज़ी से मंगनी की और अंगूठी भी फेंक दी। ठीक है भाई। और उसकी अम्मा जान जो हैं वो बात कर रही होती हैं नासिर जहांगीर से, जो हुरैन की जो बड़ी बहन बनी है, जो लगती छोटी हैं, और उसे कह रही होती हैं मुझे लगता है कि इस सब क्या धरा जो है वो असफंदियार का है, इसी वजह से हुरैन ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। जबकि थोड़ी देर पहले उसने मंगनी कर ली हुई थी। डायरेक्टर को या एडिटर को पता ही नहीं है कौन सा सीन कहाँ पे लगाना है। और उसके बाद देखते हैं हमारी फेमस ग्लिसरीन गर्ल जो हैं वो इस किस्त में भी उन्होंने ग्लिसरीन का खूब इस्तेमाल किया, इतना ज़्यादा कि वो नींद से जागी हैं और उनकी आंखों में ऑलरेडी आंसू हैं। जागती हैं, बाहर जाती हैं, डरती हैं और खिड़की से बाहर देखती हैं और रोना शुरू कर देती हैं। और उसके बाद नीचे भागती हुई आती हैं और अपनी बहन से कहती हैं वो हम सबको मार देगा, वो मुझे मार देगा। और उसकी बहन देख कहती हैं कोई बात नहीं, और आराम से उसको ले जाती हैं बिना ये पूछे कौन मार देगा। हो सकता है ये भाई ये छत से आई है, एक तो उस लड़की को छत पे रखा हुआ है, वो पागल है, सॉरी पागल नहीं है, यानी कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो है, उसकी मरीज़ा है, और उसको तुम लोगों को नहीं पता, तुम लोगों की नज़र में वो ऐसी पागल ही है। उन्होंने छत पे तुम लोग अकेला कमरे में रखा हुआ है, वो नीचे आती है, तुम लोगों में किसने सोचा तक नहीं जाके देखे, हो सकता है कोई चोर चक्का हो। नहीं जी, वो उनको भी पता है पहले से ही हमारी तरह कि ये जब सब ड्रामा चल रहा है। और उसके बाद जो है वो उसको अपनी माँ के पास ले जाती हैं और माँ जो है वो दवा वगैरह करती हैं और दुआ करती हैं उसके लिए। लेकिन उनके जहन में ये चीज़ आती है कि इस पे जादू कर दिया गया है, तो इस जादू से उसकी जान बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए वो उसको एक बाबा जी के पास ले जाते हैं। हमारे माशरे का एक नासूर है ये यकीन करना कि आप पे जो है किसी ने जादू किया है या आप जादू करो। 80% 90% लोग जो हैं इस पे यकीन करते हैं और जादू जो हैं इसके इस ढकोसले में आ जाते हैं और अपने घर को, अपनी फैमिली को तबाह बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि जादूगर जो बाबा है वो आपको यही बताएगा, जैसे इसने इस ड्रामे में बताया, एक औरत है और एक मर्द है जो उसका बेटा है, जो तुम्हारी बेटी के जो पीछे पड़े हुए इस पे जादू किया। ज़ाहिर है कि तुम अपनी नौजवान गैर शादीशुदा बच्ची को लेके जाओगी तो पहली चीज़ जो है वो यही कहेगा, क्योंकि हमारे बाबा जो हैं वो बहुत पहुँचे हुए हैं, वहाँ तक पहुँचे हुए हैं जहाँ तक आप लोग नहीं पहुँच सकते। उनको पता होता है कि किस बंदे का क्या मसला बताना है और इसको किस तरह से बेवकूफ़ बनाना है। तो उसको जो है वो हुरैन की अम्मा का शक जो है वो पक्का कर देते हैं और वो जो है इस बात पे यकीन कर लेती हैं कि मेरी जो है भाभी जो है वो ही, और असफंदियार उसका नाम है, सामी खान का, वो उन्हीं लोगों ने जो है इस पे जादू करवाया हुआ है। सामी खान की मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि उसने ये ड्रामा क्यों किया है,
क्योंकि हमारे ड्रामास में आजकल यही चीज़ चल रही है कि मर्दों के लिए करने को बिल्कुल कुछ नहीं है। इसी वजह से जितने भी अच्छे अदाकार हैं या जितने भी लोग जिनको एक्टिंग का थोड़ा बहुत पता था, उन सब ने ड्रामास जो है वो छोड़ दिए हैं। फवाद खान जो है वो बेहतरीन अदाकार है, वो घर बैठा हुआ है क्योंकि वो ये सब रोल नहीं करना चाहता। हमजा अली अब्बासी जो है वो आराम से निकल गया है, वो ये सब कुछ नहीं करना चाहता। फिरोज़ खान ने भी मना कर दिया कि ये ड्रामे जो हैं वो मैं नहीं करूँगा। और उसके बाद जो हैं रह गए हैं हमारे ज़ाहिद अहमद और सामी खान, यही सुपरस्टार जो हैं वो बने हुए हैं हमारे ड्रामों के। और मेन कंसेप्ट जो है होता है वही ड्रामा सारा बेस होता है ख़वातीन पे, और ये आते हैं थोड़ा सा मुंह दिखा कर चले जाते हैं, थोड़ा सा आके चले जाते हैं और बस। इसी तरह सामी खान भी जो हैं वो यही कुछ कर रहे हैं। शुरू की पहली किस्त में जो है वो फ़ोटोशॉप किया गया सबको, ख़ास तौर पे सामी खान को, और वो 40 का होने के बावजूद थोड़ा यंग लग रहे था। उनको यंग लगाने के लिए हमने कंसेप्ट बना लिया हुआ है कि जो हीरो है वो चाहे 40 साल का है, आपने उसको 20 का दिखाना है तो एक टी शर्ट के ऊपर उसको शर्ट पहना दीजिए और वो जो है जी टीनेजर लगना शुरू हो जाएगा। सामी खान के साथ भी यही कुछ जो है वो किया जा रहा है, लेकिन अभी इन एक साथ में ऑब्वियसली फ़ोटोशॉप नहीं किया गया, तो सामी खान जहाँ अपनी उम्र के मुताबिक जो है वो नज़र आ रहे हैं। वो अपने दोस्त के साथ जो उनका हम उम्र है और लगता भी है, बैठा अपने मोहब्बत के दुखड़े जो हैं वो रो रहा है कि उसने मंगनी कर ली है, और ख़ुद ही जो है वो कहा जा रहा है उसको मजबूर किया गया होगा, और फिर कहता है नहीं किया हो गया, क्या होगा। कोई चीज़ें जो हैं वो समझ नहीं आ रही। ड्रामे का कोई सर पैर नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया जैसी इतना अहम बीमारी जो है उसको एक फजूल याद जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यकीन कीजिए इस ड्रामे में कोई भी जान नहीं है, और ऊपर से सोनिया हुसैन जो हैं जिनकी ओवर एक्टिंग जो है वो कमाल की है, और वो ग्लिसरीन गर्ल जो है वो कोई सीन कोई मौका ऐसा छोड़ती नहीं है कि जिसमें उन्होंने आंसू ना बहाने हों। देखते हैं ये ड्रामा किधर जाएगा। मुझे तो ये ड्रामा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मायूस कर रहा है। और उसके बाद हम बात करते हैं ज़बाइश यानी नाजरीन की आजमाइश। गुलशन अंसारी ने इस किस्त में भी हमें चौंका दिया। मिनटों में उन्हीं कपड़ों में जो है उन्होंने शादी करवा दी नदीम की और नताशा की। आपको याद होगा जैसे गुलशन अंसारी और पेजी की शादी हुई थी, बाहर गए अंदर आ गए और कहा शादी हो गया, सेम जो है ऐसे किया जी, कोर्ट मैरिज जो है वो कर ली कि हमने। और ये चीज़ नहीं है कि कोर्ट मैरिज में पहले लिखवाया जाता है और उसके बाद जो है वो डेट दी जाती है और उसके बाद कोर्ट मैरिज जो है वो होती है, फ़ौरन जाके जो है वो नहीं हो जाती। लेकिन ये गुलशन अंसारी साहब हैं, वो ऐसे जादू जो है जो चलाती रहती हैं। थोड़ी देर उससे पहले जो है वो नताशा कह रही थी मेरे सर पे मौत खड़ी हुई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। कौन सी मौत खड़ी हुई? और उसके बाद नताशा जैसे ही जावेद और अपनी माँ को जो है अपनी शादी का जो है जाकर बताती है, वो भी बेहद ही भौंडा सीन है। और उसके बाद वो सब जो हैं इसके घर आते हैं और नदीम जो है वो अब कहता है कि ये मेरा बाप, और उससे नफरत का इजहार करता है। लेकिन आपको याद होगा, अगर आप इस ड्रामे को बर्दाश्त कर रहे हो, देख नहीं रहे, मैं कहूँगा जैसे मैं देखता नहीं हूँ, बर्दाश्त करता हूँ, बर्दाश्त कर रहे तो आपको पता होगा कि नदीम ने जब दूसरी शादी की तो उसका बेटा इससे नाराज़ नहीं था, बल्कि उसने जब शाहाना ने 1 करोड़ रुपया जो है उसको जावेद को दिया तो ये उससे बैठा बातें कर रहा था, और फिर एकदम जो है वो नफरत अब हो गई है। और नताशा कहती मुझे पता था सब कुछ, मैं तो बाप बेटे को मिलाना चाहती थी और इसलिए मैंने ये शादी की। और ये अजीब से डायलॉग और अजीब सी सिचुएशन जो है उसके दौरान जो है सब कुछ जो है वो अच्छा जो है वो होना शुरू हो गया, बिना किसी तुक के, बिना किसी मंतक के, सब जो है वो अच्छा होना शुरू हो गया। उस तरफ जो है हमारी नौशी साहबा जो हैं वो अपनी और ही हशर समानियाँ जो हैं वो कर रही हैं। डायरेक्टर जो हैं वो उनको ले ही नहीं रहे, ड्रामा में उनको काम मिल नहीं रहा, तो वो सड़क पे जो है बैठी हुई है फुटपाथ पे एक बैग लेके, और जो है नदीम पेजी साहब जो हैं वो आते हैं और उससे कहते हैं कि चलो मेरे साथ घर, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो। उससे पहले जो है एक बहुत ही बोंगा, हद से ज़्यादा बोंगा जो है वो सीन था। नौशी साहबा को उनका तो पता ही नहीं चलता। एक सीन में जो है वो खुदकुशी करने पे मजबूर होती हैं, और दूसरे सीन में वो घर के अंदर आती और कहती हाय हेलो एवरीबॉडी, इतने स्टाइल से कह रही होती है।
कि यार बोंगेपन की और जहालत की, स्टुपिडिटी की इंतहा कर दी गई है इस ड्रामे में। सिचुएशंस जो हैं वो जो लिखी गई हैं। भूषण सारी साहबा कह रही थी कि जब मैं ज़बाइश लिख रही थी तो मैं बहुत बार रोई। यकीन कीजिए नाजरीन भी रो रहे हैं बार बार जब इस ड्रामे को देख रहे हैं। आप बिल्कुल सही रोई थी, आप हमारे दुख को महसूस करके रो रही थी कि जब ये ड्रामा चलेगा तो लोगों को क्या हाल होगा। नौशी साहबा को पेजी जो है वो घर लेके आते हैं और उसके बाद कहते हैं, मुलाजिम से कह रहे होते हैं वो कि खाना लगाओ, और वो कहता है अभी नौशी बीबी जो है वो चेंज करके आ रही हैं तो फिर खाना खाते हैं। और नौशी बाहर से आती है उन्हीं कपड़ों में। और यकायक आपने नोटिस किया होगा कि नादरा साहिबा जो हैं वो एकदम 10 साल जवान लगने लगी हैं। लगता है उन्होंने भी अपनी बहन के जो नक्शे कदम जो है ना उन पे चली हैं, उन्होंने भी जो है ना वो फेस लिफ्टिंग वगैरह जो है वो करवाई है, या फिर मेकअप और लाइटिंग का कमाल होगा। लेकिन वो भी यकायक जो है हमें यंग लगने लगी और यकायक वो जो है मलका जज्बात बन गई हैं। पेजी जो है वो उसको और शहाना को जब मैं एक फ्रेम में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे दादी और पोता खड़े हों और उनको मियाँ बीवी बनाया गया। इस ड्रामे ने बोंगेपन और स्टुपिडिटी की इंतहा कर दी है। और वासिफ चौधरी नहीं, वासिफ जो पीर है वो 4 एक साथ के बाद आता है और मुंह दिखा के चला जाता है। ये असल में इकबाल हुसैन साहब हैं, डायरेक्टर भी यही हैं। हाँ जी, वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं अब मेरा ख्याल है ऑडियंस से जो उन्होंने डायरेक्शन दिया। तो वो आते हैं और चौधरी जो पीर साहब हैं वो आते हैं और आकर जो है 4 एक साथ के बाद एक मुंह दिखा के चले जाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि मैं भी हूँ भाई इस ड्रामे में। इस ड्रामे में कोई जान नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा और मज़ीद जो है हमें टॉर्चर किया जा रहा है और ये टॉर्चर जो है बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं कि ये टॉर्चर जो है किस तरफ जाता है अगली किस्त में। अगला ड्रामा जिसके बारे में मैं बात करूँगा वो है घिसी पिटी मोहब्बत। किस्त में हमने ये देखा कि बिलाल जो रिजवान का दोस्त है उसने मोहल्लेदार जो लोग हैं उनकी शिकायत से तंग आकर रिजवान से कहा कि भाई तुम मेरे घर जो है वो मत आया करो क्योंकि तुम्हें नूर आंटी के साथ लोग देख रहे हैं और बातें बना रहे हैं। रिजवान जो है उससे लड़ के नाराज़ होकर चला जाता है और बाहर जाकर बीच पे बैठा होता है और वहाँ से कॉल करता है नूर को और कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो सीन जो है बिलाल की बहुत ही रिजवान की बहुत ही बेबसी जो है वो दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन यकीन कीजिए उस सीन में बिल्कुल भी जान नहीं थी। वहाज अली बहुत ही भौंडा लगा वो सारा सीन करते हुए। वो आप बिल्कुल भी उससे ज़रा भी जो है वो मुतासर नहीं होते हो। आंटी जो है वो फुल चालाक जो है वो दिखाई गई हैं और इतनी ज़्यादा चालाक दिखाई गई है कि उन्होंने सारे मर्दों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। उसने बिलाल के वालिद जो है उसको भी बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया क्योंकि इस ड्रामे का कॉन्सेप्ट यही है कि सारे मर्द जो हैं वो जाहल और बेवकूफ़ होते हैं, एक इशारे के मुंतज़िर होते हैं लड़की के। लड़की जो है वो पल्लू गिराए और बंदा जो है वो इंसानियत की हद से नीचे गिर जाता है। तो हमारे रिजवान साहब जो हैं वो फुल जो है मोहब्बत में मुब्तला हैं और आंटी इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाह रही हैं और उससे कहती हैं कि मैं अपना ब्यूटी पार्लर जो है वो बनाना चाहती हूँ जिसे मुझे 7 से 8 लाख या फिर कम से कम 4-5 लाख रुपए जो चाहिए, तो मैं कहाँ से बंदोबस्त करूँ। और जब रिजवान खुद मुँह से नहीं कहता पैसों का तो वो कहती हैं कि तुम मुझे पैसे जो है ना ये करके दो कहीं से। तो रिजवान जो है उसको घर जब वो वापस आता है तो उसको ये पता चलता है कि उसकी बहन की शादी के लिए जेवर जो हैं वो तैयार हैं और उसकी बीवी का जेवर है और उनकी कीमत इतनी हो सकती है, इतना लाइलम है कि उसे पता ही नहीं कि सोने का भाव क्या है। तो अब वो ये जेवरात जो है वो चोरी करके ले जाएगा और नूर आंटी को देगा। ये ट्रैक बहुत ही छिछोरा जो है लग रहा है। इवन सारे मर्द जो हैं वो उन्होंने छिछोरपनी की हद कर दी हुई है। रीमशा खान की जो ननंद है उनका रिश्ता देखने के लिए अलवी जो साहब जो आए हुए हैं वो भी जो है वो ठरक बनने का मुजाहरा करते हैं रीमशा खान के साथ और उसको कहते हैं कि हाथ दिखाओ, मुझे तुम्हारे हाथ की लकीरों से लग रहा है कि तुम्हारी शादी जो है एक बड़ी उम्र के हिसाब से होगी। और सबको अंदाज़ा है कि ये शादी जो है रिमशा खान की अगली शादी ये इस अलवी से ही होने वाली, शहूद अलवी जो हैं उनसे ही
होने वाली है। ड्रामे में यकीन कीजिए जो दिलचस्पी थी वो आहिस्ता 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 ख़त्म हो जा रही है बजाय बढ़ने के, क्योंकि सवाए सबा हमीद साहिबा के और कोई भी जो है वो इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा, इतना आपको जो है वो कन्विंस नहीं कर रहा, क्योंकि एक लाइट कॉमेडी ड्रामा है ये, तो इसमें आपको हंसी आनी चाहिए। लेकिन शायद एक मुकालमा 1 घंटे के पूरे एपिसोड में ऐसा होगा जिसमें आपको हंसी आए। तो मेरे नज़र में ये ड्रामा जो है वो बिल्कुल नीचे जा रहा है और इस ड्रामे को देखने का कोई भी तुक नहीं बनता। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए देखता हूँ ये फजूल ड्रामाज, ताकि आप मुझे जो है आप इन ड्रामों से बच सको। तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इस अजाब से बचाता रहूँ। अगला ड्रामा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मुश्क। मुश्क जो है वो इमरान अशरफ ने लिखा है, आप सब जानते हैं, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो एहसन तालिश हैं। एहसन तालिश अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन जब राइटिंग ही अच्छी नहीं हो तब डायरेक्टर क्या करे। इस किस्त में थोड़ा सा बेहतर जो है लगा, क्योंकि कहानी का मुंह सर जो है वो बनना शुरू हो गया। गुड्डी जो है वो घर से जो अब बच्चे समेत निकाली गई, तो वो ट्रेन स्टेशन पे जो है वो बैठी हुई है। वहाँ पे कवि खान साहब जो हैं वो आते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह कवि खान साहब जो हैं वो 87 साल के हैं, ऑलमोस्ट 90 साल के हैं, और वो इतने एक्टिव हैं कि मैं हैरान रह गया। अमिताभ बच्चन जो हैं वो 70 साल के हैं लगभग, और पिछले दिन उनका एक इंटरव्यू आया था, वो कह रहे थे मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्विट कर दूँ एक्टिंग को, रिटायर्ड हो जाऊँ, क्योंकि मेरा दिमाग और जो चीज़ें हैं जो इस चीज़ को अलाउ नहीं करती कि मैं सारे मुकालमात याद रखूं और इतना ज़्यादा जो है वो एक्टिव रह सकूं। और माशाल्लाह कबीर खान साहब जो है अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, 87 साल की उम्र में भी एकदम एक्टिव रहे और बहुत अच्छी एक्टिंग जो है वो कर रहे हैं। वापस आते हैं हमारे इस ड्रामे की तरफ। महक जो है उसने जो है वो आखिर अपनी ममता से तंग आके, क्योंकि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा, वो अपने दादा को कॉल करती है जो शहर से बाहर है, कि किसी तरह ताई से कहो कि गुड्डी को जो है वो घर वापस आने दे। और ताई तो जो है फुल गब्बर खान बनी हुई है, किसी की बात जो है, गब्बर खान था या सिंह था, आई डोंट नो, कुछ भी हो, फुल विलन जो है वो बनी हुई हैं। तो वो साहिबा जो हैं वो किसी की भी बात नहीं मान रही, दादा का फ़ोन नहीं उठा रही। तो महक जो है वो मरता क्या ना करता, वो जो है वो जाती है और आदम यानी कि इमरान अशरफ जो है उसके घर जाती है और उसको सारी हकीकत बता देती है और कहती है कि ये बच्चा मेरा है। और इमरान अशरफ के दिल पे छुरियाँ चल जाती हैं और ज़ाहिर है अभी जब ये मामला आगे बढ़ेगा तो इमरान अशरफ की मोहब्बत जो है, आदम जो है उसकी मोहब्बत जो है वो गुड्डी के साथ जो है उर्वा के साथ ही होगी, क्योंकि ये वैकेंसी तो जो है जी किसी ने ऑक्युपाइड कर ली हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि शायान वापस जो है जेल में फेंक दिया गया और उसका मामू जो है वो कैद खाना, जो उनका ज़ाती कैद खाना है, उसमें उससे मिलने के लिए आता है। उससे पहले उनको बेहतरीन खाना खिलाया जाता है और दूसरे कैदी जो हैं वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जो मुमानी के आशिक हैं। लेकिन मैं हैरान हो रहा हूँ कि उनकी मुमानी की उम्र जो है वो मामू की उम्र बमुश्किल 50-60 दिखाई गई है। मुमानी जो है उनसे 10-15 साल छोटी हैं, यानी कि 40 की होंगी। तो अब ये जो कैदी हैं 40 साल की उम्र में उनके सारे बाल सफ़ेद हुए हैं और दाढ़ी की भी जो है वो सफ़ेद हुई है, और वो 70 साल बाबे 80 साल बाबे के जितने बाल सफ़ेद होते हैं वैसे लग रहे हैं। पता नहीं मतलब ये हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं एहसन तालिश साहब, उनको क्यों ख्याल नहीं आया, क्योंकि ड्रामे में बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल जो है वो बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा। जैसे गुड्डी को वापस जो है वो जब भेजा जाता है तो उसको फिर तांगा पे ही भेजा जाता है। यार तांगा कहाँ मिलते हैं पाकिस्तान में, मुझे बता दो, मेरा बहुत दिल करता है किसी तांगे पे बैठने का, क्योंकि अब तो ज़माना हो गया तांगा कभी कोई नज़र ही नहीं आता। तो पता नहीं कहाँ पे इस गांव में शायद तांगा जो भी है मिलते हैं। ये थोड़ा सा मतलब अब थोड़ी सी जान जो है इसमें मुश्क में आना शुरू हुई है, क्योंकि कहानी थोड़ी सी क्लियर हुई है। गुड्डी के वालिदैन उसको फ़ोन करके जो है वो पैसों का मुतालबा कर रहे हैं कि उनको ज़रूरत है। इसी तरह महक ने बता दिया कि गुड्डी उसे कहाँ मिली, और ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा करती हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी। इसका मतलब ये नहीं कि ये ड्रामा अच्छा हो गया है। तो अगला ड्रामा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है प्रेम गली।
प्रेम गली जो है वो भी बहुत ही स्लो जा रहा है। इसमें भी बहुत सारे बेहतरीन अदाकार जो हैं उनको ज़ाया किया गया है। यकीन कीजिए जब मैंने इसकी कास्ट जो है वो सुनी थी, देखी थी, और मैं बहुत खुश हो गया था। सबा हमीद, शमीम हलाली, उज़मा हसन और सुहाय अली अब्रो और वसीम अब्बास, कवी खान साहब, ये सब बेहतरीन अदाकार हैं। इनके बेहतरीन अदाकार होने में कोई भी शक नहीं है। लेकिन ड्रामे के जो स्क्रिप्ट में कोई जान नहीं है। कोई पूरे एक किस्म में एक आध मुकालमा जो है वो आपको अच्छा लगता है, जिसमें यहाँ पर इस किस्म में एक मुकालमा था कि वो डायन जो है, जो इन पे आशिक हुई हुई है, वो भी दो कौमी नज़रिया की वजह से जो है वो इंडिया में रह गई होगी तकसीम के वक्त। इस किस्म में हमने ये देखा कि जो फरहान सईद हैं वो सुहाय अली अब्रो जो हैं उसको अपनी बात क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि मैं उस वक्त जब मोहल्ले में ताया जो है मुझे डांट रहा था, मार रहा था, तो मैं लड़कियों को नहीं छेड़ रहा था, बल्कि ये सारा वाक़या हुआ था। और उसको चीख चीख कर जो है वो सड़क पे खड़ा होकर चीख चीख के जो है वो बता रहा होता है कि तुम मुझे रात को खिड़की में मिलने के लिए आना। और उसके बाद जो है वो हमने सीन देखा कि अनुष जो सुहाय अली अब्रो की दोस्त है वो उससे बात करने के लिए उसके कमरे में आती है। और एक अहम बात जो चीज़ अपने देखी कि वो आते ही दुपट्टा जो है फेंक देती है, और उसके बाद उसके सीन है कि वो बेड पे लेटी हुई है, और उसका सीन जो है वो उसके खुले हुए गले और उसकी हरकतों की वजह से सीन जो है वो सेंसर किया गया। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, जब डायरेक्टर को, राइटर को, या जितने भी वहाँ पे क्रू के लोग होते हैं उनको नज़र आ रहा होता है कि ये सीन इस तरह से होना है, तो वो अदाकार को पहले क्यों नहीं बताते, या उसको दुपट्टा क्यों फेंकने दिया गया जब बाद में सीन को सेंसर ही करना था। इस चीज़ की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। और ये ख़वातीन जो अदाकारा हैं इनको भी माशाल्लाह अच्छे घरों की अच्छी लड़कियां हैं, इनको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि जब वो कुछ सीन कर रही होती हैं तो उनको अपने लिबास और अपनी चीज़ों का ख्याल जो है वो कैसे रखना होता है। उसके बाद जो मुझे अच्छा लगा सीन वो था कवी खान साहब, वसीम अब्बास और फरहान सईद के जो घर है, सब रंडवे जो हैं मिलके बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, उनका सीन जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी कॉमेडी जो है वो अच्छी है, लेकिन ओवरऑल जो है ये किस्त जो है वो इतनी ज़्यादा दिलचस्प नहीं थी। इसके साथ ही मैं अपना ये वीकली रिव्यू जो है वो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर नहीं भी पसंद आया तो पसंद करें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियोस जो हैं वो बनाता रहूं और आप लोगों की जान खाता रहूं, क्योंकि जब तक ऐसे ड्रामास बनते रहेंगे मैं तो रिव्यू करता ही रहूँगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ शेयर, like my video and subscribe my channel. See you next time. Allah Hafiz.